हर ट्रेडर एक्चुअली इन्वेस्टर भी होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में वगैरह में इन्वेस्ट करके और उस पैसे से मार्जिन लेके या लेवरेज लेके फिर ट्रेड करते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर ट्रेडर इन्वेस्टर भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ट्रेडर हैं और साथ में इन्वेस्टर भी हैं तो आप किस तरीके से अपने लिए शेयर चूज कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कि क्या ये सही समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। मैं फिर से याद दिला दूं, ये कोई शेयर की रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि नॉर्मली आप अगर किसी भी शेयर को एनालाइज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं जो आपको देखनी चाहिए शेयर के बारे में ये खरीदने से पहले। चाहे आप रिकमेंडेशन कहीं से भी लें, अगर आपको अपना एनालिसिस करना है तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीनर वेबसाइट पे लेके आता हूँ। ये है वेबसाइट ScanX और इसका URL है scanx.trade। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो स्क्रीनर्स की नहीं, हम शेयर्स के एनालिसिस की बात करेंगे। तो आप किसी भी शेयर को यहाँ पे इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो आपको नीचे सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी जिस भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अगर मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से क्लिक करके और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा स्क्रीनर पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में सारा जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस पेज पे मिल जाता है। लेकिन उसमें से क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए और क्या चीज़ हम सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। इसमें आपको बैलेंस शीट मिलेगा, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, इसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें वर्थ वॉचिंग है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर बता दूं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना बाइंग की साइड ना सेलिंग की साइड, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये आपको ये शेयर जो है दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे इस समय इसका क्या प्राइस चल रहा है, ये प्राइस एकदम लाइव आते हैं। बाय द वे ScanX जो है ये धन द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपका धन में अकाउंट है तो आप सीधा इसमें जो है यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, और धन में अकाउंट नहीं है तो बना सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपकी सारी वॉच लिस्ट, आपका पोर्टफोलियो, आपकी पोजीशंस, आपको सब जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन हमको जो सर्च करना है वो यहाँ पे आके, क्योंकि हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो इस तरह से आप अपना जिस भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना है वो ये पेज आप खोल लें। तो यहाँ पे आपको उसका प्राइस दिखेगा, आज प्राइस कितना ऊपर है कितना नीचे है। ये आपके नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मदद नहीं करता है। क्या मेन चीज़ आपको देखनी चाहिए? सबसे पहली बात, क्या ये कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, वो पता लगता है आपको मार्केट कैप से। तो देखिए ये कंपनी जो है वो लगभग 20 लाख करोड़ मार्केट कैप रखती है, यानी सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है। और इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी 2 ही हैं, एक ये है और एक HDFC है। तो ये काफ़ी लार्ज कैप है। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरी कंपनी सर्च करें तो आप इनके अगर देखिए ये यहाँ पे पीयर कंपैरिजन वाला एक ये है, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इसी फील्ड की और दूसरी कंपनी भी दिखाई देंगी और सबका मार्केट कैप आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये लगभग 20 लाख करोड़ का है, IOC जो है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ का है, भारत पेट्रोलियम लगभग 1.5 लाख करोड़ का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो 82,000 करोड़ का है। इस तरह से छोटा अगर आप देखो ये गंदार ऑयल रिफाइनरी सिर्फ 2,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हो कौन सी कंपनी का साइज़ कितना है। जो बड़े साइज़ की कंपनियां होती हैं वो स्मूथली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाती हैं, लेकिन गिरते समय भी थोड़ा थोड़ा करके गिरती हैं, तो काफ़ी स्टेबल मानी जाती हैं। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ है ये बुक वैल्यू। बुक वैल्यू नॉर्मली और सारी कंपनीज में ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं स्पेशली जैसे बैंक्स, वहाँ पे आपकी जो बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू एज कंपेयर टू प्राइस कितना है। अगर बुक वैल्यू 1,000 रुपये है और प्राइस 2,000 रुपये है तो हम उसको बोलते हैं PB रेशो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशो है वो 2 है। तो इस तरह से वो रेशो जितना कम है उतनी उस शेयर में वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंस वाले शेयर्स में ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पे इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये जो है PE रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है कि आपका जो प्राइस है और आपकी जो अर्निंग है। एक शेयर का प्राइस यहाँ पे है 2,935 रुपये इस समय,
और आपकी जो अर्निंग है आपका एक शेयर पे EPS यानी अर्निंग पर शेयर वो है 101 रुपये 61 पैसे। तो इस समय जो शेयर का प्राइस है वो अर्निंग के कितने गुना पे चल रहा है, कितने मल्टीपल पे चल रहा है, वो दिखाता है आपका PE रेशो। PE रेशो जितना ज़्यादा होता है शेयर महंगा माना जाता है, PE रेशो जितना कम होता है उतना शेयर सस्ता माना जाता है। लेकिन ये और डिपेंड करता है कि क्या ग्रोथ आगे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा PE देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर ये माना जाए कि ये कंपनी इसी तरह से स्टेबल चलने वाली है, ग्रोथ नहीं करने वाली है, तो PE कम दिया जाता है। जैसे मैं अभी फिर से आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे आप पीयर कंपैरिजन में फिर से जाएंगे और अब यहाँ पे PE देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का PE 28 है, लेकिन IOC का PE आप देखिए 7, भारत पेट्रोलियम 7, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 8। क्योंकि ये PSUs हैं यानी सरकारी कंपनियां हैं तो इनमें एग्रेसिव ग्रोथ नहीं आएगी। ये माना जाता है कि ये इनमें 7 और 8 भी एक्चुअली थोड़ा हायर साइड है जो उनकी अर्निंग के हिसाब से है। तो ये जो 7 और 8 है यानी ये कम स्पीड से ग्रो करेंगी, इसलिए इन्वेस्टर इनको इतनी ही वैल्यू देना चाहते हैं, जो कि एक साल में कितनी अर्निंग आ रही है उसका 7 गुना ही ये वैल्यू देना चाहते हैं। जबकि रिलायंस को जितनी उसकी अर्निंग है उसका 28 गुना वैल्यू दे रहे हैं या शेयर होल्डर्स इस समय इस प्राइस पे, यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी। तो फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रो करेगी ये आपको पता लगता है ये ROE से, यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी। इक्विटी आपका क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ये बैलेंस शीट पे जाता हूँ, बैलेंस शीट में आप देखेंगे टोटल एसेट्स है, टोटल लायबिलिटीज़ है और नीचे टोटल इक्विटीज़ है। तो ये जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के उसमें से अगर आप उसकी लायबिलिटीज़ निकाल दें तो ये इक्विटी जो है वो नज़र आती है। तो इस इक्विटी पे आपकी कंपनी आपको कितना रिटर्न दे रही है वो आपको यहाँ पे पता लगता है। तो ROE जितना ज़्यादा है, जैसे कुछ कंपनीज में आपको ROE जो है वो 25% से भी ऊपर की साइड आपको दिखाई देगा, तो ROE जितना ज़्यादा है मतलब कंपनी उतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। और इसी तरह से ROCE भी आप नज़र रख सकते हैं। ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जितना ज़्यादा है और इन दोनों को भी आप इनके पीयर से कंपेयर कर सकते हैं। तो ROE और ROCE जितना ज़्यादा है उतनी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होगी और उसके हिसाब से लोग जो हैं वो ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी को देना पसंद करेंगे। तो ये वाली जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और जो लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे ये जो डिविडेंड यील्ड है इस पर भी नज़र आप रख सकते हैं। बाकी इसके नीचे आपको इसका चार्ट दिखाई देता है और उसमें कितना आपको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कितना कितना रिटर्न मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस स्पेसिफिक पीरियड में यानी 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ में आप उसको किसी जो उसके कंपटीटर हैं, जो उसके पीयर्स हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको IOC से कंपेयर करता हूं कि पिछले 6 महीने में IOC के कंपैरिजन में इसने क्या किया है, तो आप देखेंगे IOC पिछले 6 महीने में 7.5% लगभग गिरा है, लेकिन रिलायंस जो है वो अपने थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, यानी पिछले 6 महीने में थोड़ा सा ऊपर ही रहा है। इसी तरह से आप मान लीजिए उसे जो है BPCL से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे BPCL ने इससे मच बेटर परफॉर्म किया है। तो आप इनको पीयर से कंपेयर कर सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये सारा कंपैरिजन भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। इसके बाद ग्रोथ रेट जो है, ये ग्रोथ रेट एक्चुअली मैं आपको सीधा मैं आगे लेके जाता हूँ। देखिए यही वाली चीज़ें आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो एनुअल बेसिस पे देखिए, और यदि आप अगर मीडियम टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये क्वार्टरली बेसिस पे रखिए। तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं ये एनुअल पे आता हूँ मैं, और एनुअल पे अब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, आपका रेवेन्यू दिखेगा, आपका एबिडा दिखेगा, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखेगा। तो ये यहाँ पे आपको क्या देखना है कि क्या ईयर ओवर ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो अब हम वो देखते हैं। तो रेवेन्यू आप देखिए, ये रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे आपके सामने लगभग 3 लाख करोड़, 380, यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ था 2020 में कोविड की वजह से। तो ये जो है ये ड्रॉप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर आप देखिए एकदम सबसे हाईएस्ट 2022 में और फिर 2023 में उससे भी ऊपर। अब लेटेस्ट क्वार्टर में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप लेटेस्ट क्वार्टर में भी देख सकते हो, 1.25, 1.40, 1.30, 1.50, 1.33। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या कंपनी रेवेन्यू के टर्म में ग्रो कर रही है पहली बार। फिर
क्या प्रॉफिट की टर्म में ग्रो कर रही है, तो वो आप चाहें तो ये नेट प्रॉफिट से भी देख सकते हैं। और दूसरा है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो कितनी है, यानी एक शेयर पे जो कि इस समय 2,935 रुपए का है, उस पे कंपनी कितना कमा रही है एक साल में, बिल्कुल नेट नेट सब कुछ टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ जो भी एबिडा के बाहर भी सब कुछ सारे एक्सपेंसेस करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है एक शेयर पे, यहाँ पे 53 रुपये, 55 रुपये, यहाँ पे ड्रॉप है 48 रुपये, यहाँ से थोड़ा सा राइज हुआ, फिर 59 हाईएस्ट और 65 अभी सबसे हाईएस्ट। यानी ग्रोथ भी आपको, प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिख रही है, तो यानी कंपनी ठीक कर रही है। इसके आगे बैलेंस शीट आप ना भी देखें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। लायबिलिटी थोड़ी ऊपर नीचे दोनों हो सकती है। नेट इसमें आपको देखना है कि आपका जो टोटल इक्विटी है, अब इक्विटी में आपकी एक शेयर इक्विटी होती है और एक नॉर्मली कैश इन हैंड होता है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड को मतलब रिजर्व और सरप्लस, यानी आपके पास जो कैश है वो और शेयर की इक्विटी कितनी है, तो ये दोनों मिला के जो है वो आपका बढ़ना चाहिए। तो यहाँ 314, 4 यहाँ ड्रॉप है 319, लेकिन 477, 471, 479, तो ये भी मतलब कंसिस्टेंटली है, थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ओके। अब कैश फ्लो में क्या देखना होता है दोस्तों, कैश फ्लो ना प्रॉफिट की बात करता है ना लॉस की बात करता है। कैश फ्लो सिर्फ बताता है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया। पैसा आ कहाँ से सकता है, आपने शेयर होल्डर से पैसा उठाया, कुछ आईपीओ किया, कुछ एफपीओ किया, आपने बैंक से लोन लिया, वो भी जो पैसा आया, या आपने अपने प्रोडक्ट्स बेचे, सर्विसेज बेची, उससे पैसा आया। तो जो प्रोडक्ट्स बेचे, सर्विसेज बेची, उससे जो पैसा आया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो है जो पैसा आया वो अच्छा पैसा है, यानी कि कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना अमाउंट, जैसे यहाँ पे जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लॉस भी आया है बीच में, लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये बढ़ रहा है और यहाँ पे ये इनसे आया, ठीक है। फिर दूसरा है कि आपने बैंक से कुछ पैसा लिया है वगैरह, तो वो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से जो है मनी रेज की है, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो रिड्यूस की है, मतलब लोन जो लिया था वो रिटर्न किया है एक तरह से। तो ये देखिए आप पिछले 3 साल में यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और तीसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या आपने कोई नए प्लांट में खर्चा किया है, यानी उसमें कैश डाला है। तो अगर इन्वेस्टिंग में अब पैसा जा रहा है तो यानी फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा लगाया जा रहा है, और इन्वेस्टिंग से पैसा आ रहा है तो हो सकता है आपने अपनी कोई फैक्ट्री सेल कर दी है या कहीं कुछ आपने पैसा लगा रखा था, वो पैसा आपने निकाल लिया है। तो ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसा, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है, यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न आया है, बाकी कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर रही है। तो नेट फ्लो जो है वो कंपनी का पॉजिटिव है, और स्पेसिफिकली हमको देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आ रहा है वो कंपनी का हार्डकोर रेवेन्यू कैश होता है, वहाँ से कितना कैश आ रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो वो है आपके लिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो रहा है और यहाँ से पैसा आ रहा है और कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो मामला डामाडोल हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये एक्चुअल कैश की बात है, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है। कैश आया कहाँ से, गया कहाँ, ये आपको पता लगता है यहाँ कैश फ्लो से, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग जो है वो शेयर होल्डिंग पे नज़र रखना चाहते हैं कि एफआईआईज के बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं। तो ये आप जो है वो क्वार्टर ओवर क्वार्टर देख सकते हैं, डीआईज बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, जो है रिटेल क्या कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। अगर आप भी डीआई एफआई वाले इंसान हैं तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि डीआई जहाँ खरीद रहे हैं लोग खरीदना चाहते हैं, एफआईआई जहाँ खरीद रहे हैं लोग खरीदना चाहते हैं। फिर पीयर कंपैरिजन, मैंने आपको बताया कि इसी फील्ड में दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनका क्या पीई रेशो है, उनकी रेवेन्यू में ग्रोथ किस स्पीड से चल रही है। जैसे देखिए आप देखेंगे ईयर ओवर ईयर रिलायंस जो है पिछले साल से इस साल रिलायंस का रेवेन्यू 25% बढ़ा है, वहीं IOCL का रेवेन्यू जो है वो 7% गिरा है। तो एक उसमें जो है वो आपको फिर ईयर ऑन ईयर आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसके नीचे कॉर्पोरेट एक्शन है, कितना डिविडेंड दिया है, क्या कोई राइट इशू वगैरह किया है, वो सब, एंड सम टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो ये जो पेज है दोस्तों, ये आपको एक कंपनी का पूरा चिट्ठा खोल के आपके सामने रखता है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो। तीनों को मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको देखने की हैं।
क्या रेशो आपको जो है नज़र में रखने चाहिए, पीई रेशो, आरओई और आरओसीई, 3 रेशो आप अपने जो है वो नज़र में रखें। रेवेन्यू का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखें, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वो भी आप पूरा यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, उस पर नज़र रखें। कंपनी ग्रो हो रही है, आपको आरओई अच्छा मिल रहा है और पीई बहुत महंगा नहीं है, तो हो सकता है कंपनी खरीदने लायक हो। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, कोई इसमें बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक बेसिक तरीका है कि आप किस तरह से आप अपने किसी भी शेयर को खरीदने से पहले जानना चाहें कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, तो ये scanex.trade जो है वो आपके लिए एक अच्छी वेबसाइट हो सकती है, जहाँ पे आप इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और नीचे थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस भी आपको जो है वो मिल जाता है। आपको ये वेबसाइट देखनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये धन की वेबसाइट है, धन में भी आप अपना अकाउंट खोल के ये पूरी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।